आरजी जंगबंदी जो अभी की है रमजान के ईद के एहतराम में, जाहिर है चाइना का भी एक बयान सामने आया था कि वो एक सालसी का किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखता है। तो पाकिस्तान ये मौका देना चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ईद के बाद ये सिलसिला मजीद ताकत से चलेगा। F-35 एक स्टेल्थ जहाज है, यानी कि रेडार पे नजर ना आने वाला। $120 मिलियन तकरीबन इसकी कीमत है, और अभी ये दुनिया में पहला जहाज है जो मैदान जंग के अंदर लुक्मा अजल बना है। ये जहाज पहले मारा गया है। रिफ्यूलर जहाज सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर ईरान ने निशाना बनाया और तबाह बर्बाद कर दिए। जिस दिन ये हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया कि नहीं, ये तो चंद दिन पहले का वाकया है। ये हादसा बड़े हो रहे हैं। मजे की बात यह है, इसका मतलब ये है कि जहां दुनिया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बना रही है, वहां कुछ कुव्वतें ऐसी भी हैं जिनके पास उस टेक्नोलॉजी का तोड़ भी है, और ये हादसा बड़ी तवातर से रूनुमा हो रहे हैं। रेडार सिस्टम खुद ब खुद जल रहे हैं, इनके थॉट मिसाइल बैठ के जो है खुद ब खुद तबाह हो रहे हैं, लेकिन हादसा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे मौजूदा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें सीज फायर भी हुआ है, DJISPR ने इंटरव्यू भी दिया है अपना, इन तमाम चीज़ों पर। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनली मामला चल रहे हैं, ईरान पर जो एक जंग मुसल्लत की थी अमरीका और इसराइल ने, अब वो शिकस्त खा रहे हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पेश की ईद मुबारक सबको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अब्दुल्ला भाई, जो ये अफगानिस्तान वाला मामला है, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा ओवरऑल एनालिसिस दीजिए। क्यों DGISPR को इंटरव्यू देना पड़ा, क्या ये तमाम मामलात हैं, और अफगानिस्तान के साथ कैसे चीजें सेटल डाउन होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मोहम्मद कदाफी साहब। देखें, बात यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर जहां पाकिस्तान आर्मी का एक तरीका है, हर दुनिया की आर्मी का एक तरीका होता है, वो पहले अपने अहदाफ को चुनती है, उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज करती है, और उसके कार्रवाई करने के बाद दुश्मन को मौका देती है सांस लेने का और अपने आप को रजू करने का। ये एक बुनियादी तरीका होता है। जब आपको याद है कि बुनियानुल मरसूस के अंदर भी भारत को हमने उनके कार्रवाई का जवाब दिया तसल्ली बख्श, और उसके बाद जब वो उनका जरा दिमाग ठिकाने आया, तो फिर पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर अमल किया कि जी ठीक है, अब हमने सीज फायर कर दिया है। ये बात गलत है पाकिस्तान भारत मार्के के अंदर कि हमने अमेरिका के दबाव के अंदर आके किया। ठीक है कि हम इसके ऊपर खामोश होते हैं, क्योंकि अगर एक आदमी अपने मियाँ मिट्ठू बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो हम कहते हैं कि चलो जी वो खुश रहे, साड़ी खैर है। लेकिन मसला यहाँ यह है कि ये पाकिस्तान ने ऐसा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया था। पाकिस्तान ने अपने तई खुद ये फैसला किया था कि अब हमें अब मामला को ठंडा कर देना चाहिए, क्योंकि अब जाहिर है फिर सेकंड स्ट्राइक्स होनी थी, चीजें होनी थी, मजीद डेविस्टेशन होनी थी। मकसद यहाँ कोई हिंदुस्तान फतह करके लाल किले के ऊपर झंडा लहराना नहीं था, बल्कि यहाँ मकसद ये था कि दुश्मन को ये बावर कराया जाए कि पाकिस्तान की टेरिटरी की जानिब अगर वो कोई मैली आंख रखेगा तो फिर उस आंख को फोड़ दिया जाएगा, और हमने फोड़ के दिखा दी। हमने देखे ना अपने जो मकासद थे हासिल कर लिए। अब अफगानिस्तान के अंदर जब ये मामला शुरू हुए और 16 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने हमला किया, तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की जो कि आलमी कवानीन के मुताबिक थी। और ये अगर हम उसी वक्त सीज फायर कर देते तो नतीजा ये होता कि एक दफा फिर दहशत गर्दों को दोबारा से जमा होने का मौका मिलता, अपने ठिकानों को तब्दील कर लेते, अपने हिकमत अमली को तब्दील करते, और फिर कुछ अरसे के बाद ऐसे हथियार मजीद नए आ सकते थे जो शायद पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। इसलिए पाकिस्तान ने जवाबी और मौसर कार्रवाई की, और तमाम दहशत गर्दों के जो मेन मेन ठिकाने थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, टेक्निकल सपोर्ट सेंटर थे, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, और उसके साथ ही उनके जो असला के एमुनेशन डेपो थे, और साथ ही वो अड्डे जो अमेरिका कभी जिनके ऊपर आने का सोच सकता था कि हम यहाँ अड्डे पे आएंगे, पाकिस्तान ने उनके एयर बेसिस जो मिलिट्री बेसिस थे उनको तबाह कर दिया, ताकि अब भारत के कोई भी जहाज आते हैं या कोई और किसी मुल्क के जहाज आते हैं
तो वो कमर्शियल जगहों के ऊपर आएंगे, ना कि फौजी अड्डों पे आएंगे। तो जाहिर है जब कमर्शियल जगहों पे आएंगे तो वहां आवाम भी पूछती है, वहां लोग तो बातें मौजूद होती हैं, फिर उसको खुफिया तो नहीं रखा जा सकता ना। इस वजह से पाकिस्तान ने अपने मखसूस अहदाफ काफी काफी हद तक हासिल कर लिए। इस दौरान में जैसे पाकिस्तान ने हमेशा एहतराम किया, और मेरे ख्याल में माजी में भी ऐसे हमने देखे, ईद के ऊपर एक अच्छा मौका था, पाकिस्तान ने एहतराम किया। अब ये कहें कि जी मुसलमानों को रमजान के अंदर निशाना बनाया गया, ये बात डिबेटेबल है। ये इसलिए डिबेटेबल है कि जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ऐन अफ्तारी के वक्त अभी अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही थीं और वो हम पर हमलावर थे 16 जगहों पे। तो क्या सिर्फ मुसलमान होने का सबूत हम नहीं देना है? इनका कोई काम नहीं है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द थे उन और जो हैं मौजूद, क्या उनका इस्लाम से ताल्लुक है? क्या मासूम बच्चों के हाथों में हथियार पकड़ा के, उनकी तस्वीर बना के, लोगों में खौफ व हिरास पैदा करके, मासूम इंसानों की जानें लेके एक इस्लामी बरादरी वाला सिस्टम और एक बरादर मुल्क के ऊपर हमला करके, क्या ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं या ये कुरान के मुताबिकत में चल रहे हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए कुफर के खिलाफ तो किसी वक्त भी जंग जायज है और वो हम जारी रखेंगे। अब इस दौरान में क्योंकि अफगानिस्तान की चीखें इतनी बुलंद हुई कि वो तुर्किया, सऊदीया, चीन और कतर तक जा पहुंची, और उसके अंदर फिर जाहिर है चीन ने अभी, जब आपने देखा कि जब ये सीज फायर तो नहीं, ये आर्जी जंग बंदी जो अभी की है रमजान के ईद के एहतराम में, उसके हवाले से पाकिस्तान के जाहिर है चाइना का भी एक बयान सामने आया था कि वो एक सालसी का किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखता है। तो पाकिस्तान ये मौका देना चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कोई भी मुल्क जो सालसी करेगा वो गारंटी देगा कि दहशत गर्दों की कार्रवाइयां आइंदा पाकिस्तान में नहीं होंगी? अगर तो ये गारंटी कोई मीनिंगफुल गारंटी है, यानी कि दो ही गारंटी हैं, या पैसे की गारंटी है या मिलकर फिर दुश्मन को सबक सिखाने की गारंटी, यही दो गारंटियां होती है ना मेरे भाई। तो अगर ये दो गारंटियां चाइना या कोई भी मुल्क हमारा, जो हमारा हमदर्द मुल्क है, ये लोग हमदर्द हैं, बुरे नहीं हैं, अगर ये चाहते हैं कि कोई इस किस्म की गारंटी हो, फिर तो पाकिस्तान समझेगा। वरना जो चल रहा है सिलसिला वो ईद के बाद भी चलेगा, और मेरा ये ख्याल है कि ईद के बाद ये सिलसिला मजीद ताकत से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो यूएस F-35 स्टेल्थ जो जेट है उसको कैसे ईरान ने तबाह किया? अमेरिका को बताया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी तो बड़ी, जिसे कहें कि मौजूदा सूरत हाल में बड़ी एफिशिएंट है, और ये इसको किसी मार गिराना बड़ा बहुत मुश्किल काम है। देखिए, मैं पिछले सवाल के ऊपर जरा जरूर ये बात कर लूंगा, क्योंकि फिर बाद में कहेंगे कि जी अब्दुल्ला गुल ने तो ये कहा था। देखें, मैंने ये कहा है कि अगर मुआहदे की पासदारी के अंदर कोई शक व शुबा हुआ कि अफगानिस्तान दोबारा पाकिस्तान में कोई ना कोई खरमस्ती करेगा, कोई ना कोई जालमाना कार्रवाई करेगा, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करेगा, तो फिर उसका जवाब हम जरूर देंगे, और उस सूरत में ये जंग जारी रहेगी। बसूरत दीगर अगर ऐसा नहीं होता और वो कोई मजबूत जामे गारंटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मामला ठंडा होने की तरफ जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है। ये वो डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया दा, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। अब आ जाते हैं F-35 के ऊपर। F-35 एक स्टेल्थ जहाज है, यानी कि रेडार पे नजर ना आने वाला, जैसे अमेरिका क्लेम करता है। और इसी तरीके से वो फिफ्थ जनरेशन जहाज है, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज है। $120 मिलियन तकरीबन इसकी कीमत है। और अभी ये दुनिया में पहला जहाज है जो मैदान जंग के अंदर लुकमा अजल बना है। अब इसके अंदर दो मुख्तलिफ बात है। क्या ये जहाज कल मारा गया है या पहले? ये जहाज पहले मारा गया है। आपके प्रोग्राम में याद होगा मैंने आपको जिक्र किया था F-15 का, F-35 का और F-18 हॉर्नेट का। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का तरीका है कि वो पहले भी जहां उनके इराक में फौजी मारे जाते थे तो उनका वो क्या करता था कि उनको सर्द खाने में रख लेता था, और फिर इक्का दुक्का करके वो आहिस्ता आहिस्ता भिजवाता रहता था। जहां जहाजों की बात आ गई, आप मेरी बात तो तकवीत इस बात से पहुंचती है
कि जब उनके 5 KC-135 जहाज, जो कि बोइंग तैयारे हैं, ये रिफ्यूलर जहाज सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर ईरान ने निशाना बनाए और तबाह बर्बाद कर दिए। जिस दिन ये हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया कि नहीं, ये तो चंद दिन पहले का वाकया है। चंद दिन पहला का वाकया है तो फिर छुपा के क्यों रखा था, पहले बता देना चाहिए था। क्योंकि उससे पहले इराक के अंदर भी जहाज गिरने की खबर आ चुकी थी, और उसको भी, ये हादसा बड़े हो रहे हैं। मजे की बात यह है, कभी हादसा खुद ब खुद एक आग भड़क उठती है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर 2 एटमी रिएक्टर हैं, और स्त्री वाले कमरे में, यानी कि धोबी ने उसको आग लगा दी। अगर धोबी ने आग लगा दी तो अल्लाह ही रहम फरमाए। तो वो भी रिपेयर होने के लिए भाग गया। उससे पहले एक आग खामोशी से भड़क उठी थी यूएसएस अब्राहम लिंकन पे, फिर वो रिपेयर होने के लिए भाग खड़ा हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके ऊपर माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। यानी कि क्रैक जब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं शिप के ऊपर, तो उसको पानी में रहना ज्यादा आसान नहीं होता, उसको मेंटेनेंस यार्ड की जरूरत होती है। अब ये F-35 की बात करें, इसका मतलब ये है कि जहां दुनिया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बना रही है, वहां कुछ कुव्वतें ऐसी भी हैं, कोई भाई लोग, कोई ऐसे आनी भाई, जो जिनके पास उस टेक्नोलॉजी का तोड़ भी है। और वो टेक्नोलॉजी का तोड़, ये मैंने कहा था कि उनका जहाज पहले गिराया गया है, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। ये जहाज पहले गिरा है, लेकिन क्योंकि ये एक जहाज गिर चुका है, इसको उनको बताना पड़ेगा। ड्रोन से, जब हम ये कहते हैं कि ड्रोन से गिराया गया है, तो ड्रोन का मतलब ये नहीं है कि जाके ड्रोन ठा करके लग गया उसके अंदर। ड्रोन कहां से पहुंचेगा उसकी तरफ्तार को? ड्रोन के ऊपर जो मिसाइल लगा हुआ है, अब ये गौर करने वाली बात। ड्रोन इसलिए कि ड्रोन रेडार पे नहीं आता, ये लकड़ी के बने हुए और खास मटेरियल के हैं, जिसमें ये कामिकाजी ड्रोन कहलाते हैं। इनको रेडार पे देखना मुमकिन नहीं है। और हल्की सी छवि अगर आ भी जाए तो लोग उसको परिंदा समझ के फारिग कर देते हैं। उसके ऊपर ये मिसाइल लगे हुए हैं। जिस मिसाइल ने इसको टारगेट किया, जो फिर आपको पता है, दुनिया, मैंने पहले भी कहा था कि टेक्नोलॉजी फिर आ जाया करती है, और टेक्नोलॉजी आई। F-15 भी गिरे, F-18 भी गिरा है, F-35 भी गिरे हैं, KC-135 के 7 जहाज वो गिर चुके हैं। और ये हादसा बड़ी तवातर से रूनुमा हो रहे हैं। रेडार सिस्टम खुद ब खुद जल रहे हैं, इनके थॉट मिसाइल बैठ के जो है खुद ब खुद तबाह हो रहे हैं। लेकिन हादसात हो रहे हैं। ये हादसात भी अजीब बात होती है, खूबसूरत हादसात। बिल्कुल बिल्कुल ये हो रहे हैं। और आपकी बात का जो इशारा है वो लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और लोग बड़ी गौर से आपकी बातें भी सुनते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ईरान इसराइल की अब जो जंग है, अमेरिका जिसमें कूदा हुआ है, अब इसका एंड क्या देखते हैं आप? क्या अमेरिका सुपर पावर इसी तरह रहेगा? क्या आप समझते हैं अब इसका एंड क्या होगा? देखिए, एंड जो है वो बड़ा ही खतरनाक सूरत इख्तियार कर रहा है। वॉर मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर से गुजर रही थी। पहली जंग जो थी, वो वॉर थी। सबसे पहले जो जंग शुरू होने से पहले, वो आसाब की जंग थी, नर्व्स की जंग थी। और वो वॉर और नर्व्स जो था, वो आपने देखा कि अमेरिका लूज कर रहा था। जब वो लूज कर गया तो उसने हमला कर दिया, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर। अब क्योंकि आसाबी जंग के जो सबसे बड़े असरात हैं वो ये हैं कि जब स्कॉट जो क्या नाम है, स्टीव विटकॉफ ने ये कहा कि ट्रंप हैरान है कि वो अभी तक ईरान उनके सामने सरेंडर करने के लिए, सरनगू करने के लिए तैयार नहीं है। ये आसाबी जंग की बात थी, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के आसाब कमजोर नजर आ गए और हमला कर दिया। अच्छा, दूसरी जंग शुरू हुई। दूसरा स्टेज जो थी वो अमली जंग थी, जिसके अंदर मिसाइल, बमबारी और दीगर चीजें शामिल थी। उसके अंदर भी शुरू में तो अमेरिका और इजराइल ने रच के हमले किए, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि 50,000 के करीब इमारात को खंडर बना दिया गया। 2,25,000 से जायद लोगों को ईरान में शहीद कर दिया गया, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। अब इस सब के बाद जो नेक्स्ट जंग शुरू हुई, उनका जवाबी कार्रवाई का। जब जवाबी कार्रवाई आई तो वो इतनी शदीद जवाबी कार्रवाई थी, जिसका इन्होंने तसव्वुर नहीं किया था। पहली बात, मिस कैलकुलेशन। मिस कैलकुलेशन ये कि ये
खित्ते के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना नहीं बनाएंगे, जबकि 60% ईरान ने तवज्जो जो उनके मिसाइलों की थी, उनकी तवज्जो और ड्रोन की तवज्जो अमरीकी अड्डों के ऊपर रही, और 40% इसराइल को उन्होंने मारा। अब इससे अमेरिका की कैलकुलेशन मिस्टेक वाज़े नजर आ गई, और ये बात आप मैं नहीं कर रहे, अमेरिका का मीडिया और अमेरिका का जो खुद उनके जो दिफाई तजजियाकार और जो उनके साबिक फौजी हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक था। अब जो तुलसी गैबर्ड जो सीआईए की इंटेलिजेंस चीफ हैं, वो ये कह रही हैं कि ईरान से तो 1 साल पहले कोई खतरा था ही नहीं, उनका तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई दूर दूर तक कोई उसका पता ही नहीं था, और ना ईरान से हमें खतरा था। और ये बात तो आपको मालूम है कि खुद पेंटागन की ब्रीफिंग जो 90 मिनट की हुई, उसके अंदर भी इस बात को इकरार किया गया। लेकिन यहाँ एक और बात है, क्या ट्रंप के पास फैसले करने का इख्तियार है, या ट्रंप के बिहाफ के ऊपर डीप स्टेट अमेरिका के अंदर वो लोग जो यहूदियों के साथ खड़े हैं, जिन्हों को गालिबन नेतन्याहू और उसकी काबीना ने खरीद लिया हुआ है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल के गुनाहों के बदले खरीदा हो, चाहे वो पैसे की बुनियाद पर खरीदा हो, या वो ट्रंप एम्पायर के कारोबार को कहीं खतरा लाहक हो, या वो जेरेड कुशनेर जो उनका दामाद है उसके जरिए खरीदा हो, या फिर स्टीव विटकॉफ के कारोबार ने खरीदा हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हों जो शायद अभी नहीं की जा सकती। इसलिए बिल्कुल। याद रखिए कि ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, इसके अंदर जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। उसके अंदर मईशत और सिफारती तन्हाई अमेरिका की सामने आ रही है। जितना जितना जंग का दौरानिया बढ़ रहा है, तू अमेरिका की बतौर सुपर पावर एक हैजानी कैफियत देखने में आ रही है। एक ऐसी कैफियत जो उनको मेंटली इंस्टेबल कर रही है, जो उनको मजबूर कर रही है कि वो बढ़कर बड़े से बड़ा हथियार इस्तेमाल करें। जहां छोटे हथियार इस्तेमाल किए गए, अब 5-5 हजार पाउंड वजनी बम इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन नतीजा वही है जो पहले था, बेसूद। लीडरशिप को शहीद करने के बाद इनसे ये गलती हो गई कि जो लीडर बुर्दबारी रखती थी, जो फहमो फरासत रखती थी, और जो रिएक्शनरी नहीं थी, उनको तो कर दिया इन्होंने शहीद। अब ये जो नौजवान नस्ल है, ये नौजवान नस्ल, इनकी जो हौसले हैं वो भी आपको पता है जवान होते हैं, हाथों में हथियार भी हैं। और जिस दिन ये पैदा हुए थे, अजान के बाद इनके कानों ने अगर कोई आवाज सुनी थी तो वो मर्ग बर अमेरिका की सुनी थी, मर्ग बर इजराइल की सुनी थी बातें। इससे वाजे नजर आता है कि ये लोग जिनका ताल्लुक कभी पाकिस्तान से, जो सीनियर लीडरशिप थी पाकिस्तान, तुर्किया, अरब ममालिक और दीगर ममालिक से, ओमान से ताल्लुकात थे, वो तो शहीद हो गई। अब ये जो नई पौध आई है, इनके साथ कंफर्ट जोन नहीं है। अब आप जब मिलेंगे तो जब भी नहीं मालेंगे, आप उनके साथ हाथ मिलाएंगे और कहेंगे मैं अब्दुल्ला गुल हूं, और आप अपना आप बताएंगे कि जनाब मैं मोहम्मद कजाफी हूं, मैं इस टाइम पे पासदाराने इनकलाब का फर्ज करें एक नुमाइंदा हूं, या लेट से। यानी कि आप ना उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है। तो कंफर्ट जोन खत्म हो गया मेरे भाई। अभी जवाबी कार्रवाई, पारस गैस फील्ड के ऊपर हमला, तेल की तनसीबात के ऊपर खार्क के अंदर हमला करना, इससे वाज़े इंडिकेशन है कि ये इजराइल जानबूझ के करा रहा है। अमेरिका इसमें पूरा शामिल हाल है। झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के जनाब, वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, हमला ना करना। पहले भी ये बात की कि जनाब वो तुमने ऑयल फील्ड के ऊपर इजराइल ने हमला किया, हम बड़े सख्त नाराज हैं। और इजराइल दूसरी जानिब कह रहा है कि पारस फील्ड के ऊपर हमले के कोऑर्डिनेट्स तो खुद अमेरिका ने दिए। याद होगा आपको कतर पे जब हमला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये तो अमेरिका ने मिलकर करवाया हमारे साथ। अमेरिका ये चाह रहा है कि चित भी मेरी और पट भी मेरा। ये ड्रामेबाजियां, ये चालाकियां, ये अभी मामू बनाने की तरकीबें ये अभी खत्म हो गई हैं, अभी कोई मामू नहीं बन रहा। इसलिए बिल्कुल। अमेरिका इसमें जुर्म में शामिल है, और यही बात है कि यूरोप को नजर आ गया। यूरोप को बड़ा एक अजीब किरदार है मोहम्मद कदाफी साहब, ये बात बड़ी अहम है।
जिस वजह से रूस के ऊपर ट्रेड टैरिफ आयद किया गया, पूरी दुनिया पे ट्रेड वॉर का इतलाक किया गया अमेरिका की जानिब से, आज उसी रूस को कहा जा रहा है कि तुम अपना तेल बेच लो। हाँ, इंडिया को बेच लो, दीगर ममालिक को बेच लो। और मजे की बात यह है कि कल रात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कल रात की स्टेटमेंट आई है अमेरिकन वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की, उसने कहा है कि ईरान भी तेल बेच ले। उसके ऊपर पाबंदियां हटा ली उन्होंने ईरान के तेल बेचने पे। वाह मेरे भाई वाह। तो ये जंग का अगर शिकस्त का तस्लीम नहीं है, तो और शिकस्त क्या होती है जिसको तस्लीम करना? कोई ये बिल्कुल। लिख के आके कहता है हाँ जी मैं हाथ खड़े करके, वो पुराने दौर चले गए कि जिसमें हाथ खड़े करके जनाब मैंने शिकस्त कबूल कर ली है। शिकस्त तो आपको सिफारती तन्हाई की शक्ल में यूरोप ने दे दी। अच्छा, एक और बड़ा अहम बात, यूरोप का अंदर जिस यूरोप को मुस्तकिल रूस से डराया गया और जो कि जायज भी था, आज वो यूरोप मशरिक वस्ता के अंदर हालात से मजबूर होके रूस से गैस, एलपीजी और एलएनजी और इसी तरीके से जो फ्यूल है वो खरीदने पे मजबूर हो गया है। पहले वो सस्ता देते थे, अब वो महंगा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हमारी मर्जी होगी हम देंगे। इससे क्या हुआ कि अमेरिका जो इतने साल लगा रहा यूरोप को अपनी गोद में बिठाने के लिए, आज खुद अमेरिका ने उनको बिठा दिया। अच्छा, यहां बात खत्म नहीं होती, इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू होती है कि जापान और साउथ कोरिया, जो कि अमेरिका के बिल्कुल समझे कि उनके नीचे लगे हुए थे, आज उनको भी इजाजत दे दी है कि वो रूस से तेल खरीद ले। और रूस किसका दोस्त है? नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया किसका दुश्मन है? साउथ कोरिया का। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया क्या हो गए आपस में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जापान की वजीर आजम एक कमजोर सी खातून है, अभी बड़े जबरदस्त तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आई हैं। उन्होंने जो कल डोनाल्ड ट्रंप से बातें कही हैं, अब जापान जैसा मुल्क भी अमेरिका को सलाह मशवरे देने आ रहा है, तो जरा होन बेहतर है कि हथियार रख ही लो तुसी तो बेहतर है। बिल्कुल 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 जी। तो नाज़रीन, जिस तरह की बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट में जो बात की है कि शिकस्त, अब वो जमाना तो गया ना कि हाथ उठा के जब आपको सफारती महाज पर और आपको अस्करी महाज पर, हर महाज पर जब आप लाचार हो जाए, आप कुछ कर ना सकते हो और सुपर पावर आप कहवाते हो खुद को, तो ये एक शिकस्त ही होती है एक सुपर पावर की। और सुपर पावर को टूटने में जरा वक्त लगता है। 5-10 साल में आप देखेंगे कि अमेरिका बिल्कुल, हम जिस तरह रशिया खत्म हुआ था, टूटा था, और उसमें से इसी तरह हम देखेंगे कि अमेरिका में से भी मजीद रियासतें अलग अलग होंगी और अमेरिका को हम टूटता देखेंगे। नाजिन, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब्दुल्ला गुल ने इस पूरे इंटरव्यू में उठाए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगा। फिलहाल के लिए एडवांस ईद मेरी तरफ से और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की तरफ से, खास करके नया दौर के प्लेटफॉर्म से इस शो की जानिब से आप तमाम को एडवांस ईद मुबारक। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और अब्दुल्ला हमीद गुल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।